नमस्कार, मैं हूं सुदेशना और अगस्त साप्ताहिक समाचार वीकली राउंडअप में आपका स्वागत है। आज राज्य और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सचेत और सेहतमंद होंगे। इसके साथ ही हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर पहले नजर डालते हैं। उड़ीसा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा, जिसमें उड़ीसा की 4 सीटें भी शामिल हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च तय की गई है। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। अप्रैल में उड़ीसा की 4 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में सभी दल संभावित उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हाल ही में पार्टी की कोर कमेटी बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक किसे उम्मीदवार बनाएंगे, इस पर सस्पेंस बना है। कांग्रेस भी चौथी सीट को बीजेपी के खाते में न जाने से रोकने की रणनीति बना रही है। पीसीसी अध्यक्ष भक्त दास लगातार सक्रिय हैं और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने का संकेत दे चुकी है। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी 2 सीट और बीजेडी 1 सीट जीत सकती है। असली मुकाबला चौथी सीट को लेकर होगा। नई दिल्ली में उड़ीसा भवन के नई बिल्डिंग का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। करीब 93.27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन उड़ीसा की समृद्ध कला और संस्कृति की झलक पेश करेगा। नई इमारत में 3 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 6 मंजिलें होंगी। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 45 स्वीट्स बनाए जाएंगे। पहली मंजिल पर एग्जीबिशन एरिया और दूसरी मंजिल पर लगभग 70 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। पुराना उड़ीसा भवन जर्जर और सीमित सुविधाओं वाला हो चुका था, इसलिए वर्तमान जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। देश के विभिन्न शहरों में उड़ीसा के प्रशासनिक और सांस्कृतिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। भविष्य में अयोध्या, बेंगलुरु और सूरत में भी उड़ीसा भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित राज्यों से जमीन मांगी गई है। कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में पहले से उड़ीसा भवन कार्यरत है, जबकि मुंबई में एक और भवन बनने का प्रस्ताव है। साथ ही भुवनेश्वर में आम लोगों के लिए कम लागत पर 3 दिन तक ठहरने की सुविधा वाला जन आश्रय भवन भी बनाया जाएगा। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में दोड़ो उत्सव की विशेष नीतियां शुरू हो गई हैं। फगु दशमी के अवसर पर महाप्रभु चाचिर वेश धारण करेंगे और विशेष फगु खेल की परंपरा निभाई जाएगी। इस दौरान भगवान को लाल वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जाएगा। झिमिरी फगु अर्पण की विशेष रस्म 3 बार संपन्न होगी। डोल गोविंद, श्रीदेवी और भूदेवी की शोभा यात्रा जगन्नाथ वल्लभ मठ तक निकाली जाएगी, जहां विशेष पूजा और भोग अर्पण किया जाएगा। मंदिर परिसर, बड़दांड और मठ क्षेत्र में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। दशमी से त्रयोदशी तक चाचिरी वेश, फगु अर्पण और विशेष नीतियां जारी रहेंगी। सिंदूर, शतावरी और अन्य पारंपरिक सामग्री से तैयार झिमिरी फगु भगवान को अर्पित किया जाएगा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और रंगमय हो उठेगा। राजधानी भुवनेश्वर में एक बार फिर आग की घटना ने चिंता बढ़ा दी है। लिंगीपुर सुपरमार्ट अग्निकांड की घटना अभी लोगों के जेहन से उतरी भी नहीं थी कि सत्यनगर स्थित तोशाली भवन में एक और हादसा हो गया। सत्यनगर स्थित तोशाली भवन के लोकायुक्त कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में गुरुवार सुबह आग लग गई। रिकॉर्ड रूम से धुआं निकलता देख कर्मचारियों ने जल्द बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर अग्निशमन विभाग की 2 टीमें पहुंची और खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। इस आग में कई जरूरी दस्तावेज जलने की जानकारी सामने आई है। समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद आग लगने की वास्तविक वजह सामने आएगी। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर में 2 मार्च को प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव करेंगे। इसमें मुख्य प्रशासक, जिला कलेक्टर, एसपी और अन्य सदस्य शामिल होंगे। बैठक में रत्न भंडार के रत्न आभूषणों की गणना के लिए तैयार की गई 14 पन्नों की एसओपी के तहत तारीख और शुभ मुहूर्त तय किया जाएगा। राज्य सरकार पहले ही इस एसओपी को मंजूरी दे चुकी है। इसके अलावा गुंडीचा मंदिर खोलने की तारीख, महाप्रभु के नए रत्न पलंग सेट के उपयोग और सेवायत बच्चों के लिए आदर्श गुरुकुल की स्थापना पर भी चर्चा होगी। मंदिर परिसर में पुलिस और सेवकों के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध तथा श्रीमंदिर कानून में संशोधन के मुद्दे में भी चर्चा होगी। नाट मंडप में भक्तों के लिए सुव्यवस्थित और वातानुकूलित दर्शन व्यवस्था पर भी विचार होगा।
ओडिशा विजिलेंस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नकद बरामदगी का मामला सामने आया है। कटक सर्किल के माइन उपनिदेशक देवव्रत महांती को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वे एक व्यवसायी से कोल्ड डिपो संचालन के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इसके बाद विजिलेंस टीम ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिस दौरान श्री विहार स्थित उनके घर से करीब 4 करोड़ रुपए नकद और 130 ग्राम सोना बरामद हुआ। इसके अलावा कार्यालय से 1,20,000 रुपए और 19 विदेशी नोट भी जब्त किए गए। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार ये ओडिशा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नकद जब्ती है। आय से अधिक संपत्ति का संतोषजनक जवाब न दे पाने पर देवव्रत महांती को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की आगे जांच जारी है। एम्स भुवनेश्वर में अत्याधुनिक लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी प्रणाली की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। मंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये एम्स भुवनेश्वर की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगा। इससे मरीजों को उन्नत और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा। एम्स भुवनेश्वर पहले से ही किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सफलता हासिल कर चुका है। अब लीवर ट्रांसप्लांट की शुरुआत एक नई उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही एम्स भुवनेश्वर ओडिशा का पहला सरकारी संस्थान बन गया है, जहां रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। यह तकनीक न्यूनतम चीरे के साथ सटीक और आधुनिक सर्जरी संभव बनाएगी। संस्थान में 10 बेड का अत्याधुनिक ट्रांसप्लांट आईसीयू और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी पूरी तरह कार्यशील है। प्रारंभिक चरण में यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग और बाल शल्य चिकित्सा में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं दी जाएंगी। ओडिशा के कोरापुट जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा के पास बदुआ थाना के झोलापुर जलाशय के नजदीक घने जंगलों में चल रहे एक अंतर्राज्यीय हशीश ऑयल यूनिट का भंडाफोड़ किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 1800 लीटर हशीश ऑयल जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 225 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 1000 किलो यानी करीब 1 टन गांजा भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। दक्षिण पश्चिमी रेंज के डीआईजी ने बताया कि अवैध धंधे के मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। मामले में और भी कई लोगों के शामिल होने पर जांच जारी है। ये कार्रवाई राज्य में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पितावासो पंडा हत्याकांड में पूर्व विधायक विक्रम कुमार पंडा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने समय की मांग की है, जिसके बाद अगली तारीख तय की गई। पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन 2 आरोपी अस्पताल में होने के कारण अभी चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। कोर्ट ने जब्त दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां पेश करने का निर्देश दिया है, क्योंकि पहले जमा किए गए कागजात स्पष्ट नहीं थे। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को पितावास पंडा की हत्या हुई थी। पुलिस ने 22 अक्टूबर को मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विक्रम पंडा और एक अन्य आरोपी फिलहाल एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत हैं। कोर्ट के निर्देश पर दोनों का इलाज चल रहा है। प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य कलाकार और पद्मश्री सम्मानित उत्सव चरण दास का निधन हो गया है। अस्वस्थता के कारण चौद्वार के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से ओडिशा की लोक कला जगत में शोक की लहर है। उत्सव चरण दास को पारंपरिक घोड़ा नाच कला को जीवंत बनाए रखने और राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। वर्ष 2021 में उन्हें कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1945 में कटक जिले के मणिया गांव में जन्मे उत्सव चरण दास बचपन से ही लोक कला के प्रति आकर्षित थे। 1965 में वे आकाशवाणी के मान्यता प्राप्त कलाकार बने और देश भर में घोड़ा नाच की प्रस्तुति दी। उन्हें 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2015 में उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। उनका जाना ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने ईंधन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 बेचना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पेट्रोल का न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी R0N 95 तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। फिलहाल सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर करीब 90 होता है, जबकि 95 R0N प्रीमियम या हाई ऑक्टेन श्रेणी में आता है। उच्च ऑक्टेन वाला पेट्रोल इंजन में बेहतर तरीके से जलता है, जिससे प्री इग्निशन की संभावना कम होती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है।
खासकर टर्बो चार्टर्ड और हाई परफॉर्मेंस इंजन वाले वाहनों को इसका फायदा मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि तेल कंपनियां भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार 20% इथेनॉल मिश्रण और न्यूनतम 95 R0N के साथ पेट्रोल की बिक्री करेगी। इससे भविष्य में पूरे देश में एक समान और उच्च गुणवत्ता वाला पेट्रोल उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक नया इतिहास रच दिया है। उनके फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ यानी 100 मिलियन के पार पहुंच गई है। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले प्रमुख विश्व नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे और पिछले 12 वर्षों में उनका अकाउंट दुनिया के सबसे अधिक एंगेजिंग राजनीतिक प्रोफाइल्स में शामिल रहा। इंस्टाग्राम पर लोकप्रियता के मामले में उन्होंने कई बड़े वैश्विक नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। फॉलोअर्स की सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे स्थान पर हैं, जिनके करीब 43 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की और अर्जेंटीना के राष्ट्रपतियों के फॉलोअर्स भी मोदी से काफी कम हैं। भारत में भी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अन्य नेताओं की तुलना में कहीं अधिक है। यह उपलब्धि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी मजबूत पकड़ और वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान भारत और इजरायल के बीच एक बड़ी रक्षा डील की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल भारत को गोल्डन होराइजन नाम की उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है, जिसे ब्रह्मोस से भी अधिक घातक बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह मिसाइल टर्मिनल फेज में मैक 5 से अधिक रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन बना देती है। इसकी संभावित मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो ब्रह्मोस की 800 किलोमीटर रेंज से अधिक है। बताया जा रहा है कि इसे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल भूमिगत बंकर, मजबूत किलेबंदी और उच्च सुरक्षा ठिकानों को भेदने में सक्षम मानी जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर लगभग 8.1% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और सरकारी पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी ने आर्थिक रफ्तार को मजबूत किया है। घरेलू मांग और क्रेडिट ग्रोथ भी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। इससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बनाए हुए है। इसी बीच भारत सरकार GDP के आधार वर्ष में बदलाव करने जा रही है। मौजूदा आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 किया जाएगा। यह नया आधार वर्ष 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आधार वर्ष में बदलाव से अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना, डिजिटल सेक्टर की वृद्धि और उपभोग पैटर्न को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकेगा। इससे भारत की आर्थिक तस्वीर और अधिक स्पष्ट और आधुनिक रूप में सामने आएगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण के समापन समारोह में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार गुलमर्ग को वैश्विक स्तर का विंटर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर अब खेलों के जरिए विकास और नई संभावनाओं का अध्याय लिख रहा है। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में गुलमर्ग में विंटर गेम्स 15 दिन के एकीकृत खेल महोत्सव के रूप में आयोजित किए जाएंगे। इसमें प्रतियोगिताओं के साथ पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। इस बार खेलों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो देश में विंटर स्पोर्ट्स के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। विभागीय मंत्री का कहना है कि खेल एकता, अनुशासन और समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में काम कर रहा है और 2047 तक शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल होने का लक्ष्य रखता है। साथ ही जम्मू कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेता विजय देवरकोंडा ने अपने विवाह समारोह के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ने हैदराबाद में होने वाले अपने वेडिंग रिसेप्शन के लिए प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। इस दौरान कपल ने पारंपरिक शॉल भेंटकर सम्मान प्रकट किया। मुलाकात की तस्वीरें शादी के बाद सामने आई। मुलाकात के दौरान रश्मिका पीले रंग के एथनिक परिधान में नजर आई, जबकि विजय सफेद परंपरागत पोशाक में दिखे। रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी को उदयपुर में निजी समारोह में शादी की।
यह समारोह आईटीसी मेमेंटोज में आयोजित हुआ, जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। शादी तेलुगु और कोडवा परंपराओं के अनुसार संपन्न हुई। शादी में रश्मिका ने रस्ट रंग की साड़ी के साथ पारंपरिक आभूषण पहने, जबकि विजय ने आइवरी धोती और वर्मिलियन अंगवस्त्र धारण किया। दोनों कलाकारों ने गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसे फिल्मों में साथ काम किया है और माना जाता है कि वे करीब 8 सालों से रिश्ते में थे। शादी की तस्वीरें और दोनों के भावुक सोशल मीडिया पोस्ट को फैंस का जबरदस्त प्यार मिला। 4 मार्च को हैदराबाद में होने वाला रिसेप्शन फिल्म और राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में भव्य होने की उम्मीद है। बहरहाल अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, जो है आपके लिए खास।